नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसे मोटे तौर पर उत्तरी और दक्षिणी अपवाह तंत्र दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले दोनों अपवाह तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पूर्व ये आवश्यक है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं के बारे में जान लिया जाए। तो सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां हिमालय के निर्माण के पूर्व की हैं, अर्थात ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जैसे सिंधु है, सतलज है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है। ये नदियां हिमालय के निर्माण के पूर्व की हैं। हिमालय के निर्माण के साथ ही इन्होंने वी आकार की घाटियाँ, कैनियन आदि का निर्माण कर लिया है तथा वर्तमान समय में भी ये नदियाँ लंबवत अपर्दन का कार्य कर रही हैं। हिमालय पर्वत से उद्गमित होने वाली नदियाँ पहाड़ी भागों में जलप्रपात, क्षिप्रिका, झरने तथा आर्द्र प्रदेशों में भाबर, तराई आदि का निर्माण करती है। मैदानी भागों में बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक बांध, नदी विसर्प, गोकुर झील आदि का निर्माण करती है तथा जब ये नदियाँ सागर में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण भी करती है। हिमालय की जो नदियाँ हैं वो बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती है, हिमनदों से निकलती है, अतः यहाँ की नदियाँ सदावाहिनी हैं, वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। कोसी नदी में तो ग्लेशियरों से पिघलने वाले जल के कारण गर्मियों में भी बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार सदा नीरा यानी सदा बहने वाली होने के कारण इन पर बांध बनाकर पेयजल, सिंचाई के साथ जल विद्युत भी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की अनेक परियोजनाएं इन नदियों पर बनाई गई है। इससे नहरें निकालकर दूर स्थित भागों में भी जल पहुंचाया जा रहा है। हिमालय की नदियां मैदानी भागों में निर्मित मैदानों द्वारा उच्च कोटि की कृषि की जाती है। जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी के द्वारा जो विशाल मैदान का निर्माण किया गया है, वहाँ पर भारत के लगभग विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती है। जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, कपास है, गन्ना है। इस प्रकार के खाद्यान्न तथा मुद्रादायिनी फसलों की कृषि भी की जाती है। इसी कारण इन नदियों के डेल्टाई भागों को, मैदानी भागों को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। हिमालय की नदियाँ या तो अरब सागर में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के समान या बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के समान गिरती हैं। हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इनके द्वारा निर्मित घाटियाँ अपेक्षाकृत गहरी हैं, क्योंकि ये लंबवत अपरदन का कार्य करती हैं। साथ ही जहाज चलाने और सिंचाई के अनुकूल भी हैं। जैसा कि ब्रह्मपुत्र में है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में परिवहन का कार्य किया जाता है, गंगा नदी में भी परिवहन का कार्य किया जाता है। तो क्योंकि गहरी हैं, इनकी घाटियाँ गहरी होने के कारण इनमें जल परिवहन का कार्य हो सकता है। हिमालय की नदियाँ बृहत्तम डेल्टा, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, इनका निर्माण करती है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो गंगा, यमुना तथा हुगली तीनों नदियों का सम्मिलित रूप है। हिमालय नदियाँ प्राकृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी बनाती हैं तथा इन नदियों के द्वारा जल का उपयोग संबंधी विवाद पड़ोसी देशों के साथ बने रहते हैं। यानी मान जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, आदि नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण भी करती है। और इसी कारण से अब इसी प्रकार से नेपाल के साथ, नेपाल से जितनी भी नदियाँ निकलती है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ जैसे गंडक है, कोसी है, घाघरा है, ये सभी नदियाँ जो है नेपाल से निकल करके भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये नदियाँ सदैव अंतर्राष्ट्रीय विवादों का कारण भी बनी रहती है। इस प्रकार हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत समुद्र से निकट है तथा भ्रंश घाटी से गुजरने के कारण इनकी लंबाई भी कम है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका स्रोत भी समुद्र से निकट है और शीघ्र ही समुद्र में भी गिर जाती है, यानी अधिक लंबी नहीं है। भ्रंश घाटी से गुजरने के कारण इनकी लंबाई कम है तथा सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, इसी कारण गर्मी के मौसम में शुष्क हो जाती हैं। इनका स्रोत केवल वर्षा है, केवल वर्षा से इनमें जल प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय नदियों की घाटी चिचली तथा कम चौड़ी, साथ ही जहाज रानी तथा नहर सिंचाई के अनुकूल भी नहीं है।
इनकी जो घाटियाँ हैं पठारी भाग होने के कारण छिछली और कम चौड़ी और कम गहरी हैं, इसी कारण से यहाँ पर जहाज भी नहीं चलाए जा सकते हैं और इनके द्वारा सिंचाई भी नहीं की जा सकती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सहायक नदियों की संख्या कम है तथा जल का आयतन भी कम है। वर्ष में एक बार वर्षा ऋतु में ही इनका जल स्तर ऊंचा रहता है। इसी कारण से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विभिन्न प्रकार के आर्थिक उपयोगों में इतनी अधिक लाभदायक नहीं हैं जितनी उत्तरी भारत की नदियाँ हैं। दक्षिणी भारत की नदियाँ सक्रिय रूप से अपर्दन करने में भी अक्षम हैं, क्योंकि ये अपने अपर्दन की अंतिम अवस्था में है। इनसे जो अपर्दन है वो लंबवत न होकर के क्षैतिज होता है। इनसे जो जलप्रपात और गोर्ज बनते हैं वो कम गहरे हैं और कम ऊंचे हैं। पठारी भागों की नदियों की संरचना और ढाल इस प्रकार का है कि सैकड़ों नदियां समुद्र में गिरती हैं तथा अलग अलग अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी अभी हमने पहले पढ़ा था कि मुख्य नदियों की सहायक नदियाँ कम हैं, नदियाँ अलग अलग निकल करके सागरों में गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं एस्चुरी अथवा ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, और दो नदियाँ ऐसी हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नद मुख नदी का ऐसा मुहाना होता है जहाँ पर ज्वारीय लहरें प्रबल होती है तथा वे नदियों के द्वारा लाई गई रेत और अन्य तलछट को वहाँ से बहा करके ले जाती है, जिससे नदियों के डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसा जो नदी का मुहाना है जो ज्वारी तरंगों से प्रभावित रहता है उसे ज्वार नद मुख के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ उबड़ खाबड़ तथा कठोर चट्टानी प्रदेशों में सीधी रेखा में बहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ बाढ़ के अभाव के कारण उपजाऊ मैदानों का निर्माण भी नहीं कर सकती है। यह भी स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा किसी प्रकार के उपजाऊ मैदान का निर्माण नहीं किया गया है तथा हिमालय नदियों की भांति अपना मार्ग भी नहीं बदलती है, यानी मार्ग बदलने के लिए भी विख्यात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे नदियों के अपर्दन की युवावस्था में ही होते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वे अपने अपर्दन की अंतिम अवस्था में है। इसी कारण से जो ये नदियां हैं ये अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद का कारण बनी रहती हैं, जैसे कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। तो इन सभी नदियों का जल विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में चलता रहता है। अब हम हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर का अध्ययन करते हैं। हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, इसलिए इनके द्वारा अनेक जगहों पर गोर्ज और कैनियन बने हुए हैं। जैसे सिंधु नदी ने सिंधु नदी के द्वारा नंगा पर्वत के निकट गहरा गोर्ज बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा नामचा बरवा के निकट गहरा गोर्ज बनाया है। यह सभी गोर्ज लगभग 5,500 मीटर से अधिक गहरे हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ढाल के अनुरूप बहती हैं, इनसे इतने अधिक गहरे गोर्ज या गर्तों का निर्माण नहीं हुआ है। हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में हैं, इनके द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया भी अभी तेज गति से जारी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था में आ गई है और अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि हिमालय की नदियां हैं वे अपनी युवावस्था में हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था में आ गई हैं और अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। युवा होने के कारण या युवावस्था में होने के कारण हिमालय की नदियां काफ़ी अधिक मात्रा में अवसाद लाती है। हिमालय पर्वतों को काट करके काफ़ी अधिक मात्रा में तलछट लाती है, जिससे उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में होने के कारण एवं पठारी भागों से गुजरने के कारण कम मात्रा में अवसाद ला पाती है, जिससे विशाल मैदानों का निर्माण संभव नहीं है। सिर्फ डेल्टाई भागों में ही इनके द्वारा कुछ मैदानों का निर्माण किया गया, जैसे महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो इनके द्वारा जो डेल्टा बनाए गए हैं वे केवल तटीय भागों में ही निर्मित किए गए हैं और वहीं पर कुछ उपजाऊ मिट्टी का जो है वो निक्षेपण इनके द्वारा किया गया है। प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ अपर्दन के कई चक्रों से गुजर चुकी है, यानी इन्होंने प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियाँ हैं वो उनमें अपर्दन के चक्र कई बार उनकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की पुनरावृत्ति कई बार हो गई है, किंतु हिमालय की नदियों में इस प्रकार की प्रवृत्ति काफ़ी कम है, क्योंकि वे भी अपने जो निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में ही है, अपने अपर्दन की प्रारंभिक अवस्था में ही है। हिमालय की नदियाँ वर्षा वाहिनी है, क्योंकि इनसे वर्षा के जल के अलावा ग्लेशियरों का जल भी मिलता है। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो ग्लेशियरों अर्थात हिम नदों से निकलती है, इसलिए वर्ष पर उनमें जल प्रवाहित होता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में वर्षा द्वारा ही जल की आपूर्ति हो पाती है, अतः वे मौसमी हैं। हिमालय की नदियाँ अधिक लंबी हैं,
तथा जल ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कम लंबी है और उनमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम है। हिमालयी नदियाँ अत्यधिक अवसादीकरण के कारण उपजाऊ मैदान बनाती है, जिस पर भारतीय कृषि निर्भर करती है। यानी जो भारतीय कृषि है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए विशाल डेल्टाई भाग पर काफ़ी अधिक मात्रा में निर्भर करती है, क्योंकि गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलें वहीं पर उत्पादित होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सिर्फ डेल्टाई क्षेत्र में ही उपजाऊ मैदान बना पाती हैं। हिमालय नदियाँ वर्षवाहिनी होने के कारण सिंचाई के उद्देश्य से अधिक उपयोगी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में गर्मियों में पानी कम हो जाता है। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित रहता है, इसलिए वो सिंचाई के उद्देश्य से भी उपयोगी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की हिमालय की नदियाँ समतल भाग से प्रभावित होने के कारण एवं इनकी पर्याप्तता के कारण नहरी सिंचाई तथा नहरी परिवहन के लिए अधिक उपयोगी हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पठारी भाग से गुजरने एवं कहीं कहीं जलप्रपात मिलने के कारण नहरी परिवहन के लिए उपयोगी नहीं है। सिर्फ डेल्टाई भागों में ही इन नदियों द्वारा नहरी परिवहन संभव है। तो इससे ये तात्पर्य है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनमें जो नहरी परिवहन है, आंतरिक जल परिवहन है, वो इतना अधिक संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पठारी भाग से गुजरती है और कम गहराई है। जबकि हिमालयी नदियों में आंतरिक जल परिवहन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय भाग की नदियों में जलप्रपात मिलने के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर तीव्र गति से गिरने के कारण यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की अधिक संभावना है, जबकि हिमालय की नदियों में कम है। ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण लाभ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का कि पश्चिमी घाट की तरफ जो नदियाँ हैं वो अधिक ऊंचाई से गिरती हैं और अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण ऊंचे जलप्रपात मिलते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक है। जबकि हिमालय की नदियों में इस प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। हिमालयी नदियों की ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वता प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक है। गंगा, यमुना तथा इस प्रकार की जो नदियाँ हैं उनका धार्मिक महत्व काफ़ी है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो इन्हीं नदियों के किनारे, इन्हीं नदियों के उद्गम स्थानों के निकट बने हुए हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इस प्रकार का जो धार्मिक महत्व उतना अधिक नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय और हिमालय की यदि नदियों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो जल की उपलब्धता की दृष्टि से हिमालय की नदियाँ काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान इसमें रखती हैं। धन्यवाद।